उस पर तो कभी महोदय ने चर्चा नहीं की। अगर ये अध्यादेश आया तो इसी को क्वेश्चन मार्क क्यों किया जा रहा है, ये मेरा उनसे प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि अध्यादेश तो बहुत सारे आए होंगे, ये भी एक अध्यादेश आया। चौथा प्रश्न, राज्यसभा में बिना वोटिंग के कानून पास, बिना वोट बहस के कानून पास करवा दिया। मैं कांग्रेस के लोगों से इसको जोड़ के देखूंगा कि कांग्रेस के लोग या ऑपोजिशन जो देश की है वो राज्यसभा के अंदर उस दिन क्या कर रही थी, ये पूरे देश ने टेलीविजन पर देखा है। सरकार बहस चाहती थी, हालात ऐसे बना दिए, इतना हल्ला गुल्ला हुआ और उसके बाद खुद ही वॉकआउट करके चले गए जब समय आया। यानी ये सवाल हमसे ना कर करके, दुष्यंत जी से ना कर करके महोदय योगेंद्र यादव को यह सवाल कांग्रेस से करना चाहिए, मैं मानता हूं। अगर इन कानूनों से एमएसपी का कोई खतरा नहीं तो एमएसपी को कानून में शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, पांचवा प्रश्न है। बड़ा हास्यास्पद है, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी का जो महकमा है वो सबसे ज्यादा फसलें इस देश के अंदर एमएसपी पर खरीद रहा है और एमएसपी की गारंटी दुष्यंत चौटाला खुद है हरियाणा में, मैं लिख के दे रहा हूं ये बात। और कानून बनाने की बात जहां तक आती है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हमारे संस्थापक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह चुके हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं केंद्र से बात करने को। केंद्र की सरकार भी इस बात को मान चुकी थी। आपको यह बात याद होगी जब पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रीफ किया मीडिया को, देश के कृषि मंत्री ने ब्रीफ किया, लगभग जब 11 दौर की बातचीत चली, एमएसपी पर बात बन चुकी थी। तो ये सवाल हमारे से ना पूछ करके महोदय आप पंजाब के लोगों से पूछो, राजस्थान से पूछो, अन्य प्रदेशों से पूछो जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है कि एमएसपी की गारंटी तुम क्यों नहीं दे रहे। जहां दुष्यंत चौटाला 11 फसलों की एमएसपी की गारंटी दे रहा है वहां आप अन्य राज्य क्यों नहीं दे रहे। आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव कर कंपनियों को जमाखोरी की खुली छूट देने से किसानों का कैसे फायदा होगा। क्या कंपनियों को किसान वे कंज्यूमर दोनों को लूटने का अधिकार दिया गया है, यह उनका क्वेश्चन है। कानून में साफ लिखा है कि आपात स्थिति में केंद्र सरकार नए कानून पर रोक लगा सकती है। आवश्यक वस्तुओं पर भंडारण व बिक्री अपने हाथ में ले सकती है। यह प्रावधान भी है कि अगर बागवानी की किसी वस्तु की खुदरा कीमत बाजार रेट से 100% और डिब्बा बंद यानी जो डिब्बा पैक आते हैं उनकी 50% की बढ़ोतरी हो जाए तो यह छूट खत्म कर दी जाए और सभी को अपना स्टॉक सरकार के अधीन करना पड़ेगा। पीडीएस या डिपो धारकों के सिस्टम पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा, यह बात भी बड़ी क्लियरली लिखी गई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है इसमें, मैं महोदय से कहूंगा कि हम खुले तौर पर तैयार हैं, वो हमें दिक्कत बताएं और हम केंद्र की सरकार से बड़े खुले तौर पर, खुले दिल से आपकी जो बात है किसानों की, अगर आप बात करते हैं वो बात रखने को तैयार हैं। इसमें और भी बदलाव आना चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नंबर 7, बिना टैक्स दिए कंपनियों को मंडी से बाहर खरीद की छूट और मंडी में खरीदार पर भारी टैक्स, मंडी को खत्म करने का एजेंडा नहीं है क्या, ये उन्होंने हमारे से पूछा है। मंडी में जो टैक्स लगता है वो बहुत मिनिमम होता है। वो मंडी की डेवलपमेंट, सड़कें बन जाए, शेड बन जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो, लेबर को दिक्कत ना हो, किसानों को दिक्कत ना हो, सिर्फ उसी के काम पे यूज आता है और किसी काम पे यूज नहीं होता। ये शायद उनको नहीं पता होगा, मैं बताऊं। प्राइवेट कंपनियां जब मंडी बनाएंगी, सरकार ऑलरेडी इतने बड़े बड़े टैक्सेस उन पर लगा रही है जो शायद योगेंद्र यादव जी को पता है, उसके बावजूद भी वो उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहे इसमें। तो ये क्लैरिफाई हो जाता है। 7वां पॉइंट, फसल पकने से पहले कंपनियों से एग्रीमेंट के नाम पर किसान से दस्तखत कराना, उसकी अपनी लूट पत्र और मोहर लगवाना ना होगा। क्या किसान बड़ी कंपनियों के हक ले पाएगा। एक बात बहुत स्पष्ट कह दी गई कानून के अंदर, किसी भी किसान से उसकी जमीन नहीं ली जाएगी।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इससे पहले भी हो रही है, हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, हिमाचल में हो रही है, अन्य प्रदेशों में हो रही है। मगर इस पर कोई कानून ना होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट के बाद बहुत सारा ऐसा देखा गया है जहां किसानों की जमीनें लूटी गई। यह कानून आने के बाद एक बात तय है कि किसान की जमीन कोई अपने नाम नहीं करा पाएगा। तो मुझे नहीं पता कि उनके इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। मैंने इसका बड़ी साधारण भाषा में समझ के, और मैं जितना जवाब समझ पाया मैंने दे दिया। दुष्यंत जी, आप बार बार कहते हैं कि राज्य में हर फसल एमएसपी पर बिकेगी, फिर एमएसपी पर खरीद कानून या सरकारी आदेश क्यों ना जारी? ये तो उनका पहला क्वेश्चन भी था कि एमएसपी के बारे में आप क्या कहते हैं, हमने बता ही दिया। इस वक्त आपकी आंख के सामने फसलें एमएसपी पर बिक नहीं रही, ऐसा क्यों? फिर क्यों आप कुर्सी से चिपके हुए हैं? हमने जितनी एमएसपी की गारंटी दी, अगर योगेंद्र यादव जी को ऐसा लगता है कि किसी की फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही, तो वो उसके प्रमाण हमारे सामने रखें। प्रमाण हमारे सामने रखेंगे तो हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। मगर मैं एक बात योगेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस बात का कभी जिक्र किया क्या कि 2250 में बाजरा राजस्थान के किसान 1250 की बजाय हरियाणा में आकर क्यों बेचते हैं? क्या आपने राजस्थान जाने का कभी प्रयास किया, वहां की सरकार से कभी बात की? क्या आपने पंजाब की सरकार से बातचीत की कि 11 फसलें हरियाणा की तरह, दुष्यंत चौटाला की तरह आप क्यों नहीं खरीद रहे? नहीं जवाब दे पाए। और हरियाणा में गारंटी है इस चीज की, और हम ये चाहते हैं, मैं आज खुले तौर पे कह रहा हूं कि एमएसपी केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, एमएसपी पर मोहर लगानी चाहिए, और सरकार भी इस बात के लिए तैयार थी। मगर सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई बना सरकार के चाहने के बाद भी, तो वो योगेंद्र यादव जैसे, चदूनी जी जैसे स्वयंभू किसान नेता बने, जिनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट बड़े लगे और 11 दौर की बातचीत भी बड़ी चीजें किसानों को इस मुद्दे में हासिल हो जाए, नहीं होने दी, उसको आग के हवाले कर दिया। जब देश में एक भी किसान संगठन या किसान नेता इन कानूनों के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं, तब देवीलाल जी का पोता या वंशज इनकी ढाल बनकर के क्यों बैठा है? बड़ी अजीब बात है। हम ढाल सरकार की नहीं है, हम ढाल किसान की हैं, और वो दुष्यंत ने साबित कर दिया अपना काम कर। किसी भी कीमत पर किसानों का इंटरेस्ट, एमएसपी, मंडी या जो बड़ी बड़ी बातें इनने कही है, अगर उस पर कोई चोट आएगी तो दुष्यंत चौटाला, योगेंद्र यादव जी, आप जैसे नेताओं की जरूरत नहीं, किसानों के बीच में होगा। हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं। दूसरी बात, दीनबंधु सर छोटूराम एक बात कहते थे कि सरकार में रहकर वो काम किए जा सकते हैं जो बाहर रहकर के नहीं किए जा सकते, और वही हमारा मिशन है। 5वें साल में 5100 रुपए पेंशन देना बुजुर्गों को, किसानों को उनके हक दिलवाना, 75% आरक्षण लागू करवाना, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिलवाना, और अन्य बहुत बातें हैं, सुबह से शाम हो जाएगी अगर मैं सभी बातों पर चर्चा करूं, जिसमें से 2-3 बड़े काम हम कर चुके हैं। तो योगेंद्र यादव जी, चदूनी जी, हम कुर्सी से चिपके हुए नहीं, बल्कि दीनबंधु की सोच पर कुर्सी पर बैठकर, जैसे चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि जन सेवा का माध्यम है, और हिस्टोरिक काम दुष्यंत जी कर रहे हैं। आज इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेगा कोई, मगर आने वाली पीढ़ी, आने वाली पुश्तें इस बात को याद करेंगी कि वो कौन था जिसने 75% का कानून हरियाणा में लेके आया। लोग कह रहे हैं हमें बेनिफिट नहीं मिला। साथियों, बेनिफिट कोरोना के कारण, नई जॉब छोड़ो, पुरानी बच गई किसी की बड़ी बात। आज अमेज़न आ रही है, आज फ्लिपकार्ट आ रहा है, आज मारुति का नया प्लांट लग रहा है। मैं योगेंद्र जी से पूछता हूं कि जिस दिन रिक्रूटमेंट हो, आप और हम खुद वहां बाहर खड़े हो जाएंगे। योगेंद्र जी, अगर 75% हरियाणा के ना लगे तो हम जिम्मेवार हैं। तो इसलिए सिर्फ इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता, किसी को नीचा दिखाना, किसी को टारगेट करना, मैं ये समझता हूं
ये इन 10 क्वेश्चन में था। मैंने मेरे हिसाब से आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए 10 के 10 के जवाब दे दिए आज। अब योगेंद्र यादव कौन है वो तो आप जानते ही हो। यूपीए और कांग्रेस सरकार में 22 कमेटी ऐसी हैं। मैं आपके कैमरे की रील और अपना समय जाया नहीं करना चाहता। सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे और 22 कमेटी में समय समय पर 10 सालों में मेंबर रहे। सोनिया गांधी का खास आदमी, भूपेंद्र हुड्डा का चेला दुष्यंत के लिए अच्छा बोल सकता है क्या? सोचने की बात। दुष्यंत क्या कर रहे हैं? 11 फसलों पर एमएसपी देश का पहला राज्य, 1300 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि किसानों को गई है। कंपेयर करो योगेंद्र यादव जी, चौधरी जी, किसी और प्रदेश में गई है क्या? हरियाणा छोटा प्रदेश है, उस हिसाब से इसको वो करके ड्राफ्ट करके और इसका एक फॉर्मूला निकाल के बताओ कि दुनिया देश में कोई और राज्य है क्या जहां इतना फायदा किसान को हुआ। 21-22 में रबी और खरीफ फसलों की खरीद 30,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधा भुगतान। मैं वीडियो देखता हूं आजकल वीडियो आने लगी है कि तीसरे दिन चौथे दिन खाते में सीधा पैसा। एक किसान नेता है, मैं नाम भूल गया उनका, नौजवान लड़का है भाई, बड़ी लड़ाई लड़ता है किसानों की। उसके पीछे मैंने देखा काफी इंटरव्यूज भी, और वो उसने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया कि सीधा खातों में पैसा जाना ये ऐतिहासिक कदम है जिसको दुष्यंत चौटाला ने और हरियाणा की सरकार ने अपनाया। इसके लिए एक्नॉलेजमेंट चाहता हूं मैं योगेंद्र यादव जी, मगर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो उन्होंने कभी किसी की करी नहीं। चाहे मणिपुर में कोई किसी की भैंस मर गई तो वहां जाके धरने पे बैठ गए, ये सोच उनकी नहीं है। चाहे कहीं केरला में, तमिलनाडु में कहीं कोई प्रदर्शन दिख जाए, पहली पंक्ति में मैं झोला उठा के अपना आगे खड़े हो जाना है, वो सोच है, हिमायत की सोच है। 73 घंटे में भुगतान करके दिखाया हमने। लगभग 9% की दर से 1 करोड़ रुपए के राशि का ब्याज भुगतान करवाया। 1800 नई मंडियां बनाई। मैं खुले तौर पे चैलेंज करता हूं, बताओ किस स्टेट में अतिरिक्त मंडियां कोरोना काल में बनी? कोई जवाब नहीं है लोगों के पास। गन्ने पर हमने उचित दाम दिया। हर फैसला इस सरकार का ऐसा है। अब जब धान की खरीद की दिक्कत आई तो दुष्यंत चौटाला ही तो थे। योगेंद्र यादव जी, आप तो नहीं मिलके आए केंद्र में किसी से, दुष्यंत चौटाला ही तो थे जो जाकर के इसकी खरीद शुरू करवाए।